तुम मुझसे क्यों रूबरू होना चाहते थे? अभी समझाता हूँ जनाब। एकाएक उसका कब से कुर्ते में घुसा हाथ नुमाया हुआ, जिसमें कि एक रिवॉल्वर मौजूद थी और जिसकी की तमाम गोलियां उसने अपने ऐन सामने खड़े सरकारी वकील शंकर लाल अग्रवाल के जिस्म में दाग दी। अदालत में कोहराम बरपा गया। हॉल में चारों कोनों में मौजूद सिपाही उसकी तरफ लपके। अग्रवाल गवाह के कटघरे के सामने ढेर हो गया। गवाह ने रिवॉल्वर उंगलियों में से निकाल जाने दी और समर्पण की मुद्रा बनाए मंद मंद मुस्कुराता वो कटघरे में खड़ा आइंदा वाक़यात का इंतजार करने लगा। अपने आदमियों के साथ इंस्पेक्टर यादव भी उधर लपका। सबसे पहले उसी ने गवाह को दबोचा और कोई ज़रूरत ना होते हुए भी उस पर लात घूंसों की बसात कर दी। अपनी उस तमाम दुर्गत को उसने खामोशी से झेला, मुंह से चूं तक की आवाज़ ना निकाली। अदालत में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसकी बेतहाशा मार लगी, लेकिन ना उससे कोई फरियाद की, ना मुंह से करहा तक निकालने दी और ना उसके चेहरे से मुस्कुराहट पूछी। वो सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वो मृत एडवोकेट एसएल अग्रवाल के पहलू में अचेत होकर न गिर पड़ा। फिर सबसे पहले मजिस्ट्रेट ही उस अप्रत्याशित घटना के शौक से उभरा। ऑर्डर ऑर्डर, आई विल हैव ऑर्डर इन दिस कोर्ट, कोर्ट प्लीज़ कम टू ऑर्डर। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ। यहाँ जो सीनियर पुलिस अफसर है वो सामने आए। इंस्पेक्टर यादव सामने आया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव, इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। आप हालात को अपने चार्ज में लें। सरकारी वकील साहब को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतज़ाम करें। कोई फ़ायदा नहीं सर, वकील साहब मर चुके हैं। पक्की बात? जी हाँ। एम्बुलेंस की फिर भी ज़रूरत है? हाँ, मैं तलब करता हूँ। यादव ने उस बाबत एक हवलदार को आदेश दिया जो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। अदालत का प्रवेश द्वार पूर्ववत बंद हो गया। गवाह किस हालत में है? बेहोश जान पड़ता है, लेकिन मकर बना रहा हो सकता है। क्या मतलब? बहाना कर रहा होता है। इसे होश में लाओ। यादव ने बहुत बेरहमी से उसे झंझोड़ा और उसके पैरों पर खड़ा किया। उसने उसी के कुर्ते की आस्तीन से उसकी नाक से बहता खून पहुँचा और उसे वापस गवाह के कटघरे में खड़ा किया। दोनों हाथों से कटघरे की रेलिंग थामे सहते पेड़ की तरह वो हिलता रहा। इधर मेरी तरफ देखो, मजिस्ट्रेट कर्कश स्वर में बोला। गवाह ने बड़ी मेहनत से सर उठाया और सूजे पपोटों में से मजिस्ट्रेट की तरफ देखा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? जवाब में वो हंसा। तुम्हें जेल से सीधा यहाँ लाया गया था। तुम्हारी जमा तलाशी होना लाजमी था, इसलिए तुम यहाँ हथियारबंद पहुँच नहीं सकते। रिवॉल्वर तुम्हें यहाँ इस अदालत में किसने मुहैया कराई? मेरा सवाल है, कौन था वो शख्स? जवाब दो। किसने तुम्हें यहाँ चुपचाप रिवॉल्वर थमाई? वो फिर हंसा। क्या फ़र्क पड़ता है? ख़ास बात यह है कि मैंने कमीने का काम कर लिया। ख़ास बात यह है कि मैंने हर लिहाज से मजबूर इंसान ने अपनी बात पर खरा उतर कर दिखाया। एक मजबूर शख्स ने घात लगाई और कामयाबी का सेहरा खुद अपने सर बांधा। एक टाइम कभी से अदालत में मैंने बोला था, इस आदमी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सरकारी वकील के बच्चे को मार दूंगा। मैंने अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखाया। मरा पड़ा है ये हरामी मेरे सामने। हर बदले में आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपका कानून किसी को 2 बार फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। आप मरे हुए आदमी को नहीं मार सकते। बकवास बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। जो पूछा गया है उसका जवाब दो। ये मेरे कोर्ट रूम में तुम्हें गन किसने मुहैया कराई? जवाब की प्रत्याशा में सन्नाटा छा गया। तुमने अपना कारनामा कर दिखाया। तुमने अपने मन की मुराद पूरी कर दिखाई। तुमने धमकी पर खरा उतर कर दिखाया। अब चुप रहने से क्या फ़ायदा? अब इस बाबत खामोश रहना बेमानी है। जवाब दो। तुम्हें रिवॉल्वर किसने थमाई? मुझे रिवॉल्वर मुहैया कराने वाले से मेरा वादा है, मैं उसका नाम ज़बान पे नहीं लाऊंगा। लेकिन अब वादा क्या और वादा खिलाफी क्या, इसलिए बताता हूँ आपको। तमाम निगाहें उस पर टिक गई। इन्होंने मुझे रिवॉल्वर दी। उसकी मजबूती से उठी उंगली के निशाने पर डिफेंस का काउंसिल कपिल मकवाना था। फिर खलबली मच गई, जो कि बड़ी मुश्किल से शांत हुई। उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश पर शुक्ला को ले जाकर बंदी गृह में बंद किया गया। लाश को एक चादर से ढका गया और अनिरुद्ध खनाल को वापस उसके नज़रबंदी वाले होटल भेजा गया। इस दौरान मकवाना अपनी कुर्सी पर बैठा बड़े सब्र से मुस्कुराता रहा और इतने बड़े इल्ज़ाम की बाबत कान से मक्खी उड़ाता रहा, लेकिन मक्खी उड़ाता न रह सका।
ये कहना आसान था कि गवाह झूठ बोल रहा था और उस पर बेजा इल्ज़ाम लगा रहा था, लेकिन रिवॉल्वर की मिल्कियत से मुकरना आसान नहीं था। रिवॉल्वर की मिल्कियत फायर आर्म्स के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में दर्ज थी और वो रिकॉर्ड कहता था कि उस रिवॉल्वर का मालिक कपिल मकवाना था। मकवाना ने कबूल किया कि रिवॉल्वर उसकी थी, लेकिन साथ ही बहुत जोर देकर कहा कि वो नहीं जानता था कि रिवॉल्वर विष्णु शुक्ला के पास कैसे पहुंच गई थी, कब पहुंच गई थी। बकौल उसके वो लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर वो अपने ऑफिस में अपनी ऑफिस टेबल के दाईं ओर के बीच के दराज में रखता था और उसे इस बात का कतई गुमान नहीं था कि रिवॉल्वर वहाँ से गायब हो चुकी थी। अपनी आंखों से वहाँ पर मौजूद आखिरी बार आपने कब देखी थी? इंस्पेक्टर यादव ने पूछा। उसके मकवाना से वो सवाल पूछते वक्त उसके करीब सिर्फ मैं, नताशा खनाल और राजीव त्यागी थे। ध्यान नहीं। रिवॉल्वर आप वहाँ उस दराज में रखते थे, ये बात आपके अलावा और किसको मालूम थी? तकरीबन सबको मालूम थी। आप वो दराज खोलते तो रहते होंगे। हाँ, लेकिन रिवॉल्वर के लिए नहीं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरी तवज्जो रिवॉल्वर की तरफ जाती। अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं। दरअसल मुझे उस रिवॉल्वर की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। तो रखते क्यों थे? स्टेटस सिंबल के तौर पर। एक तो रिवॉल्वर वैसे ही महंगा आइटम है, दूसरे तुम जानते ही हो दिल्ली में रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस मुश्किल से मिलता है, लिहाजा लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर का मालिक होना रौब और हैसियत की बात मानी जाती है। इस चक्कर में मैंने रिवॉल्वर ले तो ली थी, लेकिन मेरे लिए बेकार और गैर ज़रूरी आइटम था, इसलिए लावारिसी मेज़ के दराज में पड़ी रहती थी और मेरी तो उसकी तरफ तवज्जो तक नहीं जाती थी। दराज को लॉक करते थे? हाँ, मेरे ऑफिस टेबल में सेंट्रलाइज लॉकिंग सिस्टम है, जिसमें बीच के ट्रे जैसी दराज में चाबी का छेद है, जिससे चाबी फिराने से सारे दराज लॉक हो जाते हैं। वो गन मैं उधर देखा, एकाई नताशा बोली। आपने देखा? ऑफ कोर्स। किधर? जिधर वो हो ना सकता, ऑफिस में टेबल के दाएं बाजू के मिडल ड्रॉअर में। मिस्टर मकवाना कोई पेपर्स निकालने का वास्ते ड्रॉअर खोला, मैं गन देखा। मैं भी इस बात की तस्दीक करता हूँ, मकतूल का साहब वकील राजीव त्यागी बोला। तुम? हाँ भाई, मैं। तुम्हारा मकवाना साहब के ऑफिस में क्या काम पड़ता है? सरकारी वकील केस की जो मिसल तैयार करता है उसकी कॉपी दूसरे पक्ष के वकील को देनी पड़ती है। कई बार ऐसी कॉपी पहुंचाने में मकवाना साहब के ऑफिस में गया हूँ। मकवाना ने सहमति में सर हिलाकर उस बात की तस्दीक की। कई बार इन्होंने मेरी मौजूदगी में वो दराज खोला था और मेरी नज़र उस रिवॉल्वर पर पड़ी थी। तुम्हें ये कैसे मालूम कि वो ही रिवॉल्वर थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, मकवाना साहब के पास कोई 10-20 रिवॉल्वर तो नहीं है ना, एक ही तो है। एक ही है तो वो यही होगी। फिर भी बाल की खाल निकालना चाहते हैं तो समझ लीजिए, मैंने कहा था कि वो ऐन ऐसी ही रिवॉल्वर थी। टेबल की एक ही चाबी है जो आपके पास होती है? नहीं, एक ही चाबी नहीं है। एक चाबी मेरी सेक्रेटरी अदिति दत्ता के भी पास है, लेकिन अगर आप समझते हैं विष्णु शुक्ला को सौंपने के लिए उसने दराज में से गन निकाली होगी तो मैं ऐसा क्यों समझूंगा? जब मुझे मालूम है कि शुक्ला को गन आपने दी थी तो मैं ऐसा क्यों समझूंगा? गलत मालूम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। शुक्ला साफ ऐसा बोला। गलत बोला, खामा बोला, झूठ बोला। कैसी अजीब बात है। इकबालिया बयान के सिलसिले में उसी शख्स को सच बोलता साबित करके आप अपने क्लाइंट को बड़ाई कराना चाहते थे। तब आपका मुकम्मल जोर इस बात पर था कि वो सच बोल रहा था, लेकिन अब आपका मुकम्मल जोर इस बात पर है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसी अजीब बात है। आप एक फैसला नहीं कर सकते कि वो शख्स सच्चा है या झूठा। आपको उसे सच्चा करार देने में नफ़ा दिखाई देता था तो आप उसे सच्चा बोल देते थे। अब झूठा करार देने में नफ़ा दिखाई देता है तो झूठा करार दे रहे हैं। वो क्यों खामखा झूठ बोलेगा? मुझे फंसाने के लिए। जैसी खुंदक उसे एसएल अग्रवाल से थी वैसी मुझसे भी है। डबल गेम खेलने वाले उस शख्स ने इस मामले में डबल गेम खेला। रिवॉल्वर की बाबत मेरा नाम लेकर 31 से 2 शिकार छोड़े। यूं तो अग्रवाल के साथ साथ मेरे से भी बदला उतारा ना। उसको रिवॉल्वर आपने नहीं सौंपी तो किसने सौंपी? मालूम कीजिए, पता लगाइए, जानकारी निकालिए। भाई आपका काम है, कीजिए। मेरे पीछे पड़ने की जिद छोड़कर विचारिए। शुक्ला को रिवॉल्वर मैंने नहीं दी तो किसने दी? इस बात में तो शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। गन उसको अदालत में सौंपी गई थी या गन उसके पास पहले से थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसे पुलिस वैन में लाया गया था
और उसको सवार कराते वक्त भी जमा तलाशी हुई थी और उतारते वक्त भी तलाशी हुई थी, जो मैंने खुद ली थी। उसके पास पहले से गन होती तो उसने उसको इस्तेमाल करने का इंतज़ार किया होता, अपना कारनामा पहले ही न कर दिखाया होता। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि गन उसको अदालत में ही सौंपी गई थी। शुक्ला कहता है कि उसे गन आपने दी थी। मुझे उसकी बात पर एतबार ना लाने की कोई वजह दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती भाई? मैंने बताई तो है एक वजह। मैं उस वजह से मुतमईन नहीं। क्यों मुतमईन नहीं? मैं आपको इतना अहमक लगता हूँ? भरी अदालत में खुद अपनी रिवॉल्वर मुजरिम को सौंपने का हिमाकत करूँगा? मैंने ऐसा कुछ करना होता ना तो इससे वाहियात तरीका निकालता। आप तजुर्बेकार आदमी हैं, बड़े वकील हैं, ये भी आपकी कोई सोची समझी मूव हो सकती है। आप बैल मुझे मार जैसी। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि बहस के आप जैसा तजुर्बा मुझे तो है नहीं। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ। क्या है तुम्हारी ड्यूटी? वकील साहब, मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। क्या? मैं मजिस्ट्रेट से बात करता हूँ। ये मजिस्ट्रेट का ही हुक्म है। मैं जमानत की अर्जी लगाना चाहता हूँ। बकौल मजिस्ट्रेट, आप पर एडिंग एंड अबेटिंग अ मर्डर का केस बनता है। जमानत नहीं होगी। मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। मुझे उम्मीद नहीं कि कुछ हाथ आएगा। आप कबूल करते हैं रिवॉल्वर आपकी है? शुक्ला ने सबके सामने खम ठोक कर कहा है कि उस रिवॉल्वर आपने दी थी। आप वकील हैं, आपको यकीन है हाई कोर्ट से आपको जमानत मिल जाएगी? फिर भी कोशिश कर लीजिएगा। आपको अर्जी लगाने से तो कोई रोक नहीं सकता। मैं भला क्यों एक मुजरिम को अपनी रिवॉल्वर सौंपूंगा? मैं क्यों चाहूँगा वो सरकारी वकील का कत्ल कर दे? उसकी अग्रवाल से रंजिश थी, मेरी तो कोई रंजिश नहीं थी। मैं उसके कत्ल में मददगार क्यों बनूंगा? कोई तो वजह होगी जो कि देर सवेर सामने आकर रहेगी। कोई वजह नहीं। फिर भी फ़िलहाल आप गिरफ्तार हैं, आगे जो होगा सामने आ जाएगा। तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, गिरफ्तार रख नहीं सकते हो। मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है। आप बड़े वकील हैं, कानून के पंडित हैं। मेरी इस बात को झुठलाने के लिए कि आपकी जमानत नहीं होगी, आप कोई ना कोई कानूनी नुक्ता निकाल ही लेंगे। तंज कस रहे हो मुझ पे? अरे नहीं जनाब, मन ही मन ज़रूर सोच रहे होंगे मैं आजदी के ख्वाब देख रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है वकील साहब, मैं क्यों सोचूंगा ऐसा? मेरी क्या आपसे कोई जाती अदावत है? मेरी तो मजबूरी है, मुझे कोर्ट का हुक्म बजाना पड़ रहा है। मैं तो ये तक सोच रहा हूँ कि काश ये नामुराद ड्यूटी मेरी जगह किसी और की लगी होती। आपको गिरफ्तार करने की बदमज़ा जिम्मेदारी मुझे ना मिली होती। मकवाना खामोश रहा। अभी मैं आपके ऑफिस में जाना चाहता हूँ। किस लिए? तफ्तीश के लिए, आपके उस ऑफिस टेबल के मुआयने के लिए जिसके एक दराज में आप अपनी रिवॉल्वर रखते थे। आपको कोई एतराज़? मुझे क्या एतराज़ होगा, मैं तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। यादव ने इनकार में सर हिलाया। अब क्या हुआ? आप कहीं नहीं जा सकते। क्या? आपको लॉकअप में बंद किए जाने का हुक्म है। कब? अभी। ये नाइंसाफ़ी है। अव्वल तो ऐसी बात है नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ऐसा ही नियम है तो इसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मैं सिर्फ हुक्म बजा रहा हूँ, एक बदमजा जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। चेहरे पर चिंता के भाव लिए मकवाना खामोश हो गया और सोचने लगा। मैं फिर एकाएक वो बोला, सुधीर कोहली से बात करना चाहता हूँ। यादव सक पकाया। उसने संदिग्ध भाव से मेरी तरफ देखा। मैं परे देखने लगा। क्या बात करना चाहते हैं उससे? मकवाना ने उत्तर नहीं दिया। ठीक है, कीजिए। अकेले में कीजिए। मकवाना ने मेरी बाह थामी और मुझे हॉल के तन्हा कोने में ले आया। तुम्हें किस पर यकीन है? वो बोला। शुक्ला नाम के उसी खूनी पर या मेरे पर? मौजूदा हालत में तो फैसला मुश्किल है सर। कोई मुश्किल नहीं। यू मस्ट ट्रस्ट योर क्लाइंट। क्लाइंट? मेरे पर एतबार करो। मैंने उसको रिवॉल्वर नहीं सौंपी थी। इस वक्त मेरे एतबार की क्या कीमत है? बहुत कीमत है। एतबार करोगे तो पता लगाने की कोशिश करोगे ना कि रिवॉल्वर उस शख्स को अगर मैंने नहीं सौंपी तो किसने सौंपी। इस संदर्भ में गौरतलब बात यह है कि शुक्ला अग्रवाल के कत्ल का तमन्ना ही था, लेकिन ऐसी तमन्ना किसी और शख्स की भी थी। इसी वजह से उस शख्स ने शुक्ला को रिवॉल्वर सौंपी
ताकि अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए शुक्ला कत्ल करता तो उस शख्स की तमन्ना अपने आप पूरी हो जाती। कोहली, उस शख्स का पता लगाओ, मुंह मांगी फीस भरूंगा। अलाए कत्ल वो रिवॉल्वर आपकी थी, इस लिहाज से वो कोई ऐसा शख्स होगा जिसका आपके ऑफिस टेबल तक, उसके एक खास दराज तक पहुंच थी। इस बाबत मैंने पहले ही कहा है, उस दराज को मेरे अलावा एक ही शख्स खोल करता था, वो है मेरी सेक्रेटरी। चाबी से क्या कहना चाहते हो? ताले चाबी के बिना भी खुलते हैं। गुड, दैट्स अ गुड लेट, वर्क ऑन इट। इंस्पेक्टर करने देगा? क्या मतलब? अभी वो तफ्तीश के लिए आपके दफ्तर पहुंचना चाहता है, वो मुझे साथ जाने देगा? मकवाना ने एक क्षण सोचा, फिर दृढ़ता से बोला, देगा ना, मेरे ऑफिस में जा रहा है, मेरे ऑफिस में जाने से वो तुम्हें नहीं रोक सकता। श्योर? हाँ, रोकेगा तो बवाल खड़ा कर दूंगा। गुड, एक अथॉरिटी लेटर तैयार कीजिए। क्या लिखूं उसमें? लिखिए, आप सत्यापित करते हैं आपने मुझे बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव एंगेज किया है और मुझे हर उस जगह पर पहुंच बनाने की इजाज़त और अख्तियार देते हैं जहां की आपकी पहुंच है। साथ में ये निर्देश भी दर्ज कीजिएगा कि आपके ऑफिस का स्टाफ मुझे पूरा सहयोग दे। उसने वो लेटर तैयार किया और मुझे सौंपा। आपके ऑफिस में कितने आदमी काम करते हैं? मैंने उससे नया सवाल किया। एक तो प्रभा जोशी है जो रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर है, एक मेरी सेक्रेटरी अदिति दत्ता है, 2 मेरे जूनियर वकील हैं, एक का नाम संदीप घोष और दूसरे का जावेद अफरीदी है, एक स्टेनोग्राफर है, 2 जनरल क्लर्क हैं और एक चपरासी है। उनके भी नाम बताऊं? नहीं, और एक आपका ऑल इन वन सुबीर निगम। हाँ। सब पुराने मुलाजिम हैं? हाँ, सिवाय सुबीर निगम के, लेकिन वो भी एकदम नया नहीं है। जब मैं आपके ऑफिस में गया था तो मैंने वहाँ रिसेप्शन पर और आपका निजी ऑफिस ही देखा था। और क्या क्या है वहाँ? और मेरी सेक्रेटरी का ऑफिस है, दोनों जूनियर्स के अलग अलग कैबिन है, सुबीर निगम का कैबिन है, स्टेनोग्राफर और बाकी स्टाफ के लिए एक जनरल हॉल और एक लॉ लाइब्रेरी है। अब मैं एक आखिरी बात आपसे पूछना रहा हूँ, उस मिजाज से सवाल कर रहा हूँ जिससे आप बतौर वकील अपने क्लाइंट से सवाल करते हैं, बिना लाग लपेट हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने विष्णु शुक्ला को गन सौंपी थी? नहीं। फिर भी उसने आपकी तरफ इशारा किया। इस सिलसिले में मुझे आपकी बात से इत्तफाक है कि ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसने आपके लिए भी तो धमकी जारी की थी, वो आपसे भी बदला उतारना चाहता था। अग्रवाल के कत्ल में 2 जनों की मर्जी हो सकती है, लेकिन आपको फंसाने में सिर्फ उसकी मर्जी थी, इसलिए उसने ये बात आप पर थोपी कि रिवॉल्वर आपने उसे दी थी। ऐसा ना होता तो वो इस बाबत चुप्पी साध सकता था। इस बात से मुझे ये भी शक होता है कि उसे एडवांस में मालूम था कि कोर्ट में जो रिवॉल्वर उसे सौंपी जाने वाली थी वो आपकी मिल्कियत थी। इस लिहाज से रिवॉल्वर चोरी कोई आपका करीबी होना चाहिए। चेक करो, सबको चेक करो। करूँगा। बहरहाल आपके इस ख्याल को तो उस शख्स ने झुटला दिया कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही उसका सब जोशो जुनून झाग की तरह बैठ जाने वाला था। उसने न सिर्फ अपनी धमकी पर खड़ा उतर कर दिखाया, एक काबिले तारीफ स्ट्रेटेजी बनाकर घात लगाकर खड़ा उतर कर दिखाया। मुझे भी हैरानी है भाई, हैरानी है कि ऐसी उम्दा स्कीम उस जैसा अनपढ़ और कम जर्फ शख्स बना पाया। इसलिए कहते हैं सर, किसी को भी कम करके आंकना नहीं चाहिए। ठीक कहा तुमने। एक गाड़ी में सवार होकर मैं, इंस्पेक्टर यादव, उसके 2 मातहत और सुबीर निगम झंडेवालान पहुंचे। यादव ने मेरे साथ चलने पर आदतन एतराज़ किया, लेकिन उसने उस सिलसिले में मेरे खिलाफ कोई ज़िद नहीं पकड़ी। ऑफिस में पुलिस की आमद से स्टाफ सख्ते में आ गया। सब एक जगह इकट्ठे हो गए और इस बाबत निगम से सवाल करने लगे। निगम ने उन्हें समझाया कि वो एक मामूली और वक्ती जहमत थी। फिर निगम ने इंस्पेक्टर साहब को पहले सारे ऑफिस का चक्कर लगवाया और आखिर में उस बिग बॉस कपिल मकवाना के प्राइवेट ऑफिस में लेके आया, जहाँ की पुछल्ले की तरह आपका खादिम भी उनके साथ था। तो ये है वकील साहब की सेंट्रल लॉकिंग वाली एग्जीक्यूटिव टेबल। निगम ने खामोशी से सहमति में सर हिलाया। यादव मेज के पीछे पहुंचा। उसने ट्रे नुमा सेंट्रल ड्रॉअर को बाहर खींचने की कोशिश की तो वो बड़ी ही सहूलियत से खिंच गया। ये तो खुला पड़ा है, लॉक्ड नहीं है। निगम सक पकाया। भाई, लॉक्ड तो होता तो खींचने पर खुलता। होना तो लॉक्ड ही चाहिए था। मकवाना साहब शायद ताला लगाना भूल गए।
मेरे ख्याल से नहीं भूले थे, क्योंकि यहाँ तो कोई और ही कहानी दिखाई दे रही है। क्या? इधर आओ। निगम ने मेज़ के पीछे का रुख किया तो मैं भी उसके साथ हो लिया। चाबी के छेद की तरह तवज्जो दो, उसके इर्द गिर्द के हिस्से को गौर से देखो। यादव बोला। उसने देखा, मैंने भी देखा। छेद के इर्द गिर्द महीन खरोंचों के निशान दिखाई दे रहे थे। ताले को किसी नोकदार औजार की मदद से जबरन खोला गया है। मेरे मुंह से निकला। बिल्कुल। अब मैं यहाँ किसी की मौजूदगी नहीं चाहता, क्योंकि अब टेबल का बारीक मुआयना होगा। जब तक हेडक्वार्टर से महकमे के एक्सपर्ट्स यहाँ नहीं पहुँच जाते, तब तक ये ऑफिस सील्ड रहेगा। बाहर चलिए। सब बाहर निकल आए। मैं बाहर से भी बाहर निकला। इमारत से बाहर पहुंचकर मैंने मुकुंद लाल को फ़ोन लगाया। मुकुंद लाल दिल्ली पुलिस में हवलदार था, करप्ट पुलिसिया था, रिश्वतखोरी में फंस गया था, जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से सस्पेंशन में चल रहा था। सस्पेंशन में उसे आधी तनख्वाह मिलती थी, जिसकी वजह से उसका हाथ तंग रहता था, और उस तंगी को दूर करने के लिए वो मेरे छोटे मोटे काम करने को सदा तैयार रहता था। कोहली बोल रहा हूँ, तेरे लिए काम है, करेगा? कैसा काम? मामूली काम। तेरे सारे काम मामूली होते हैं, फिर भी कभी जेल जाने की नौबत आ जाती है, कभी जान जाने की। अरे ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन काम है। थोड़ा लेग वर्क है, थोड़ा क्लरिकल वर्क है। मेरे पास करने वाले बहुत हैं। तेरे को इसलिए फ़ोन लगाया ताकि तेरी माली इमदाद हो जाए तेरे सस्पेंशन के दौर में। कोहली, मेरा सस्पेंशन का दौर ख़त्म हो गया है, नौकरी बहाल हो गई। अच्छा, इंक्वायरी में बेगुनाह पाया गया? अब बेगुनाह तो नहीं, लेकिन गुनाह ठीक से साबित ना हो सका, इसलिए संदेह लाभ मिला। अब यही समझ ले तू। बिल्कुल ही छूट गया या कोई छोटी मोटी सज़ा मिली? मिली क्या? सख्त वार्निंग मिली, और कई महीनों से जो आधी तनख्वाह कट रही थी वो बतौर सज़ा ज़ब्त। ज्वाइन कर लिया? लेटर मिल गया, लेकिन उस पर जो ज्वाइन करने की तारीख है वो अगले हफ्ते की है। बहरहाल सस्ता छूटा, बधाई कबूल कर। शुक्रिया। अब मेरे काम के बारे में क्या कहता है? किसी और को बोलूं? नहीं नहीं, मेरे को बोल। काम बोल। हाँ, ये भी बोल, बल्कि ये पहले बोल। देगा क्या? मुकुंदलाल, इस बार हुज्जत नहीं, भाव ताव नहीं। इस बार काम तेरी मर्जी का और उजरत तेरी मर्जी की। तू भी क्या याद करेगा? कोई मोटा बकरा काटा होगा, वरना तू साला कमीना कहाँ इतनी दरी दिखाने वाला है? मैं हंसा। काम बोल। कुछ लोगों की फुल बैकग्राउंड टटोलनी है, उनके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके इकट्ठा करनी है। कौन लोग? इस काम के लिए तुझे 1-2 आदमी भी एंगेज करने पड़े ना तो कर ले, उनकी फ़ीस मैं भरूँगा। तू भरेगा? साफ नहीं कहता, वो मोटा बकरा भरेगा जिसको हलाल करना है। अरे बकरी है। ओ, फिर तो चांदी है तेरी। अभी हुई नहीं है, होने की उम्मीद है। खुशकिस्मत है कोहली। कागज़ कलम निकाल और जो बोलता हूँ उसे नोट कर। करा। मैंने उसे उन तमाम लोगों के नाम लिखाए जो सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में एडवोकेट SL अग्रवाल के कत्ल के वक्त अग्रवाल समेत वहाँ मौजूद थे। जिनके मुझे नाम नहीं मालूम थे, जैसे कि पुलिस वालों के, उनका मैंने जिक्र किया और गिनती बताई। सब नोट कर लिया? शाम को तुझे उस वारदात की खबर लग जाएगी जिससे ताल्लुक़ रखती ये तहकीकात है। पुलिस वाला है, उस वारदात से और उसके अहम किरदारों से ताल्लुक़ रखती केस हिस्ट्री से खुद वाकिफ़ होना की कोशिश करना, क्योंकि जो काम तूने मेरे लिए करना है ना, उसमें वो केस हिस्ट्री बहुत काम आएगी। समझ गया या समझाऊं? समझ गया। शाबाश। मैंने संबंध विच्छेद किया और एक करीबी रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया। उस अहम काम से फारिग होने के बाद मैं वापस कपिल मकवाना के ऑफिस में पहुंचा। मुझे वहां पुलिस के महकमे के कई लोग दिखाई दिए। सुबह निगम तब रिसेप्शन हॉल में प्रवेश द्वार के करीब खड़ा था। मैं उसके पास पहुंचा। क्या चल रहा है? सहज भाव से उससे पूछा। पुलिस का कारोबार चल रहा है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कोई नई बात उजागर हुई? हुई तो सही। क्या? ऑफिस के मेन डोर का ताला भी। उसने प्रवेश द्वार की तरफ इशारा किया। बाहर से जबरन खोला गया था। अच्छा? पुलिस कहती है उसी या वैसे ही औजार से खोला गया था जिससे कि मकवाना साहब के ऑफिस टेबल का सेंट्रल लॉक खोला गया था। मेन डोर के ताले के छेद के गिर्द भी खरोचों के वैसे ही निशान पाए गए हैं। यह तो तुम्हारे बॉस के लिए गुड न्यूज़ है। कैसे? तुम्हें मालूम होना चाहिए। कैसे?
इससे साबित होता है कि रिवॉल्वर किसी और ने चुराई, जिससे कि दो दो ताले जबरन खोल कर तक पहुँच बनाई। अगर रिवॉल्वर चोरी जा चुकी थी तो वो तुम्हारे बॉस के पास आगे विष्णु शुक्ला को थमाने के लिए कैसे हो सकती थी? ताले जबरन खोले गए होने का मतलब ये तो नहीं कि ऐसा रिवॉल्वर चोरी करने के लिए किया गया था। ऑफिस में कोई और भी चीज़ चोरी हो गई है? नहीं। तो फिर ये मतलब क्यों नहीं? वो खामोश रहा। इंस्पेक्टर क्या कहता है? वो तो यही कहता है कि रिवॉल्वर चुराने के लिए ही ताले जबरन खोले गए थे। कब? टाइम निर्धारित करने का कोई जरिया उसे अभी सूझ नहीं रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल का क्या होना है? दिन में होने वाला तो ये काम है नहीं। दिन में तो ऑफिस का मेन डोर वैसे ही खुला होता है, और लगे हुए ऑफिस में बाहर से आकर बॉस के टेबल का ताला खोलने की किसकी मजाल हो सकती है? बाहर से आकर तो नहीं हो सकती। उसकी भवें उठी। चोर घर का ही हो तो? व्हाट नॉनसेंस! यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। सब परखे हुए मुलाजिम हैं। तुम्हारे समेत? हाँ, मेरे समेत। आज सुबह तुम या तुम्हारा बॉस ऑफिस में थे? नहीं, सीधे कोर्ट गए थे। ऑफिस खुलने का टाइम क्या है? 9 बजे। और बंद होने का? 5 बजे। लेकिन ज़रूरी नहीं 5 बजे बंद हो, कई बार 6 भी बज जाते हैं और 7 भी। कल ऑफिस कितने बजे बंद हुआ था? 5:45। इसका मतलब है कि चोर का फेरा कल शाम 5:45 बजे के बाद और आज सुबह 9 बजे से पहले किसी वक्त लगा। हाँ, जाहिर है। सुबह ऑफिस कौन खोलता है? ये सारे सवाल पुलिस कर चुकी है। ज़रूर कर चुकी होगी, उनका काम है ऐसे सवाल करना। लेकिन पुलिस अपनी जानकारी मेरे से शेयर तो नहीं करती। चपरासी ऑफिस खोलता है। उसे ये बात खटकी नहीं कि मेन डोर का ताला पहले से खुला था? नहीं खटकी। वजह? क्योंकि ताला पहले से नहीं खुला था। जैसे चोर टेबल का ताला खोलने के बाद उसे खुला छोड़ गया था, वैसे वो मेन डोर का ताला खुला छोड़कर नहीं गया था। वो उसे बदस्तूर बंद करके गया था। अपनी यहाँ आमद की खबर पोशीदा रखना चाहता होगा। हाँ, तो टेबल का ताला भी क्यों ना बदस्तूर बंद करके गया? क्योंकि उसका खुला रह जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऑफिस के मेन डोर का ताला खुला रह जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहरहाल चोर की यहाँ आमद की खबर पोशीदा रही तो नहीं। क्योंकि इंस्पेक्टर यादव ज़्यादा मुस्तैद निकला, क्योंकि उसकी निगाह घाघ जैसी तीखी निकली। उसकी जगह कोई और होता तो ज़रूरी नहीं उसे टेबल के लॉक के गिर्द बनी महीन खरोंचें दिखाई दी होती। वो ना दिखाई दी होती तो मेन डोर के लॉक को परखना उसे सूझा ही ना होता। ये सिक्योरिटी के मॉडर्न निज़ाम वाला मल्टी स्टोरी ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ना? यहाँ लेट आवर्स में या अर्ली आवर्स में एंट्री का क्या प्रोसीजर है? वही प्रोसीजर है जो आजकल ऐसे हर मल्टी स्टोरी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में होता है। शाम 7 बजे के बाद इमारत में दाखिल होने वाले हर शख्स को नीचे लॉबी में सिक्योरिटी स्टाफ के पास मौजूद विजिटर रजिस्टर में नाम पता दर्ज करना पड़ता है, अपना गंतव्य स्थान, आने का प्रयोजन बताना पड़ता है और साइन करना पड़ता है। ऐसे ही सुबह 7 बजे से पहले आने वाले हर विजिटर को करना पड़ता है। तो लिहाजा चोर शाम 7 से पहले आया हो या सुबह 7 के बाद आया हो, उसे रजिस्टर भरने की औपचारिकता नहीं करनी पड़ी होगी। हाँ, फिर तो भैया चोर का कोई क्लू मिलना मुमकिन नहीं लगता। इंस्पेक्टर भी यही कह रहा था। ऑफिस चपरासी खोलता है तो आज सुबह तो हमेशा की तरह सबसे पहले यहाँ चपरासी पहुँचा होगा। कल शाम को सबसे आखिर में कौन गया था? मैं। लिहाजा चपरासी तुम्हारे साथ गया था? तुम्हारे बाद गया होता तो तुम कहते कि आखिर में वो गया था। नहीं, वो मेरे से पहले, बल्कि काफ़ी पहले चला गया था। अच्छा, तो फिर ऑफिस किसने बंद किया था? मैंने। ऑफिस के मेन डोर की एक चाबी मेरे पास भी है। और किसके पास है? मकवाना साहब के पास है। तभी इंस्पेक्टर यादव वहाँ आया। तुम तो चले गए थे? मुझे देखकर वो बोला। मैं कोई गया वक्त तो नहीं जो लौट कर आ भी ना सकूं। ठीक है। मुझे नज़रअंदाज करता वो निगम की तरफ घूमा। मैं सबकी हेडक्वार्टर में हाजिरी चाहता हूँ ताकि तरीके से बयान दर्ज किया जा सके। लोग बाग बारी बारी आ सकते हैं ताकि ऑफिस के काम का हजरा ना हो। हेडक्वार्टर यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई जहमत होगी। इंतज़ाम कर सकते हो? जी, क्यों नहीं। ठीक है, शुक्रिया। मैं मकवाना साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? उनके लिए अच्छी या बुरी कैसी भी है, उन्हें ये न्यूज़ सुनाने के लिए उनकी रिवॉल्वर यहाँ के ताले जबरन खोल कर चुराई गई है।
सुनाना, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर वहाँ से हट गया। फिर निगम भी ऑफिस के भीतर कहीं चला गया। मैं लापरवाही से टहलता मकवाना की सेक्रेटरी अदिति दत्ता के ऑफिस में पहुंचा। हेलो, मैं बोला। हेलो, योरसेल्फ। जबरन मुस्कुराने की कोशिश करती वो बोली, आई एम सुधीर कोहली। आई नो, आप पीजी हैं, बॉस से मिलने आए थे। अब तुम्हारा बॉस मेरा क्लाइंट है। अच्छा, ये देखो। मैंने चिट्ठी उसके सामने रखी। इस बाबत मकवाना साहब ने मुझे एक लेटर भी दिया है, अथॉरिटी लेटर। पढ़ो। उसने चिट्ठी पढ़ी। इसमें ख़ास तौर से दर्ज है कि ऑफिस का स्टाफ मुझे पूरा सहयोग दे। पढ़ा मैंने। तो अभी आप मेरे से कुछ चाहते हैं? हाँ। क्या? सबसे पहले तो बैठने की इजाज़त चाहता हूँ। ओहो, आई एम सॉरी, प्लीज़ सिट डाउन मिस्टर कोहली। थैंक यू। आप कुछ पिएंगे? नहीं, लेकिन खाऊंगा। क्या? मेरी निगाहों की शरारत देखकर उसने तत्काल पहलू बदला और भरसक अपनी अपसंदता छुपाते हुए बोली, मिस्टर कोहली, डोंट बी नेस्टी। यू अपीयर टू बी अ नाइस मैन। बिहेव लाइक वन। मैडम, जिंदगी में दो ही तमन्ना थी, एक ताजमहल देखने की और किसी नो नॉनसेंस सुंदरी बाला से झाड़ खाने की। ताजमहल मैं पिछले हफ्ते देख आया था और दूसरी तमन्ना आज पूरी हो गई। शुक्रिया। छुपाने की लाख कोशिश करने के बावजूद उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। आप काफ़ी मजाक पसंद आदमी हैं। काफ़ी से ज़्यादा। लाइन मारना आपका पसंदीदा शक्ल जान पड़ता है। मेन बिजनेस यही है जी। कोई अच्छा बिजनेस चुना होता आपने। ये भी अच्छा बिजनेस है। जिस बिजनेस में झाड़ खानी पड़े वो अच्छा बिजनेस होता है। हमेशा तो नहीं खानी पड़ती। सभी सुंदरी बालाएं तो नो नॉनसेंस गर्ल नहीं होती। क्या कहने। वैसे तो कोई भी नहीं होती, लेकिन कुछ जाहिर करती हैं कि वो हैं। जैसे कि मैं, जैसे कि तुम। आई सी। यू विन सम, यू लूज सम, लाइफ गोज ऑन। अब तक विन का स्कोर ज़्यादा है या लूज का? विन का। क्या स्कोर है विन का? कितनी हसीनाओं का दिल जीत चुके हैं लाइन मारकर? ये सवाल नाजायज़ है, क्योंकि मुझे 100 से ऊपर गिनती नहीं आती। क्या कहने। फरहादो कैस जिससे मुझे चाहे पूछ लो, मशहूर है सुधीर भी अहले वफा के बीच। हाजिर जवाब भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कम नहीं। अब इन फैंसी बातों से किनारा करें तो कैसे रहेगा? ठीक है, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं। यस। पुलिस का कहना है कि कोर्ट में एडवोकेट अग्रवाल के कातिल को गन मकवाना साहब ने दी, क्योंकि वो उनके नाम रजिस्टर्ड गन थी। लेकिन यहाँ की पुलिस की तफ्तीश से जान पड़ता है कि गन पहले ही चोरी जा चुकी थी। क्या ये बात मकवाना साहब के किसी काम आएगी? आने तो चाहिए, बशर्ते कि आइंदा तफ्तीश से ये ना उजागर हो कि गन चोरी नहीं गई थी। उसकी चोरी की सिर्फ स्टेज सेट की गई थी। जी? चोरी की तरफ इशारा करने वाली यही तो बात है कि 2 जगह चाबी के छेदों के गिर्द ऐसे निशान पाए गए थे, जैसे कि ताला जबरन खोले गए हों। तो वो निशान फर्जी भी तो बनाए जा सकते हैं। कौन करेगा ऐसा? जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। मकवाना साहब? और कौन? उसके चेहरे पर गहन चिंता के भाव आए। अब अगर ये पता चले, सुधीर आगे बढ़ा, तुम्हारे बॉस को आज से पहले कभी कातिल से मिलने का, उससे मंत्रणा करने या षड्यंत्र रचने का मौका भी हासिल था तो? था ना, वो धीरे से बोली। अच्छा, कल मकवाना साहब करनाल गए थे जेल में विष्णु शुक्ला से मिलने। मुलाकात हुई थी? हाँ हुई थी। कैसे मालूम? उन्होंने खुद बताया था। फिर तो हो गया काम। रिवॉल्वर उनकी, वो चोरी गई होने की कहानी फर्जी और स्टेज की हुई है। कातिल का कोर्ट में सबके सामने साफ इल्ज़ाम कि रिवॉल्वर उसे मकवाना साहब ने सरकाई थी। इस सारे सिनेरियो में किसी बात की कसर है तो वो कत्ल के उद्देश्य की भी। वो भी तो है। क्या? क्या बोला? उद्देश्य भी है। क्या? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मकवाना साहब ने आपको डिटेन किया है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो भी कदम उठाएंगे वो उनके हित में होगा। किसी और को अपनी ज़बानी तो ये बात मैं कभी बताने वाली नहीं थी, और किसी और के ज़रिए से किसी को पता चल जाए तो उस पर मेरा जोर नहीं। क्या बात है? मिस्टर कोहली, क्या पुलिस को मुझे ये बात बतानी चाहिए? पहले मुझे तो पता लगे कि बात क्या है, तभी तो मैं इस बाबत कोई जवाब दे पाऊँगा। अब बोलो, मकवाना साहब के पास एसएल अग्रवाल के कत्ल का क्या उद्देश्य था? क्यों उन्होंने बाजरिया विष्णु शुक्ला अग्रवाल का कत्ल करवाया? बात कहते नहीं बनती। अरे बताओ बताओ, तुम्हें अपने एम्प्लॉयर की सलामती का सदका है, बताओ।
मकवाना साहब की बीवी सुहासिनी की एसएन अग्रवाल से आशनाई है। क्या? और बात इतने आगे तक बढ़ चुकी है कि सुहासिनी मकवाना साहब से तलाक लेने पर तुली है ताकि वो अग्रवाल से शादी कर सके। जिससे कि वो प्यार करती है। हाँ, बढ़िया। औरत को हमेशा प्यार की खातिर शादी करनी चाहिए और तब तक शादी करते रहना चाहिए जब तक कि प्यार हासिल ना हो जाए। खूबसूरत है। कौन? अरे वही जिसकी बात हो रही है, श्रीमती सुहासिनी मकवाना। हाँ, है तो सही। फिर तो सोचता हूँ मैं भी रजिस्ट्रेशन करा लूँ, कभी ना कभी तो मेरी भी बारी आ जाएगी। मिस्टर कोहली, कैसी बातें करते हैं आप? कहते हैं मानसिक विकार तलाक की वजह बन जाता है, जबकि शादी की वजह होती ही यही है। अब छोड़ दीजिए इसे। बहरहाल ये पक्की खबर है कि मकवाना साहब की बीवी उनसे तलाक लेने पर तुली है। हाँ, और इसी सिलसिले में तो सिंगापुर गई हुई हैं, क्योंकि शादी वहाँ हुई थी और वहाँ तलाक लेना आसान है। तुम्हें ये बातें कैसे मालूम? खुद बॉस ने बताई। क्यों? मैं उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी ऑफिस वर्क के लिए होती है, एम्प्लॉयर का बिजनेस कंडक्ट करने में उसकी मदद करने के लिए होती है। ऐसी पर्सनल बातें एम्प्लॉयर उसी सेक्रेटरी से कर सकता है। मकवाना साहब तो मेरे साथ करते थे। जो एम्प्लॉयर से पप्पी झप्पी करती हो, डिक्टेशन लेते समय उसकी गोद में बैठती हो। मिस्टर कोहली, उसके चेहरे का रंग बदला। यस हनी, यू डू हैव अ नेस्टी माइंड। मैंने गलत कहा? गलत तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। और कैसे कहना चाहिए? कोई तरीका तुम ही सुझा दो। बतौर सेक्रेटरी मैं बॉस के करीब हूँ, हमारे में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। ओ, जो बॉस लोगों की ऑफिस वाइफ के साथ होती है, डोमेस्टिक वाइफ के साथ नहीं होती। सेक्रेटरी माशूक हो तो आजकल वो ऑफिस वाइफ कहलाती है, यू नो। मिस्टर कोहली, मकवाना साहब अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। ज़रूर करते होंगे। व्यागरा के ज़माने में वो सेक्रेटरी से भी बहुत प्यार करते हो सकते हैं। गो टू हेल। मैं तुम्हें माशूक और बीवी में, या यूं कह लो कि पटाखा सेक्रेटरी और बीवी में, भले ही वो भी पटाखा हो, फ़र्क समझाऊं? फिर कुछ उल्टा सीधा आप बोलेंगे। मैं आदमी ही ऐसा हूँ। कैसा उल्टा सीधा? मुझे तो लगता है कि आप सीधे कम उल्टे ज़्यादा हैं। मैं तुम्हारी पार की निगाह की दाद देता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? माशूक शराब की बोतल की तरह होती है और बीवी ऐसी बोतल की तरह होती है जिसमें शराब थी। मिस्टर कोहली, यू आर द लिमिट। बहरहाल मकवाना साहब अपनी बीवी से मोहब्बत करते थे, इसलिए अग्रवाल से नफ़रत करते थे। उसे अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वो बीवी कतरा उनकी मोहब्बत पर पूरी कामयाबी से डाका डाल रहा था। हाँ, अब आप मेरे शुरुआती सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये बात मुझे पुलिस को बतानी चाहिए? पुलिस ये बात तुम्हारे बताए बिना भी जान सकती है। कैसे? एक तो तुम्हारे बॉस से, जो कि गिरफ्तार है, और इसलिए उसे बहुत कुछ बताने, बहुत कुछ कबूलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दूसरे, तुम्हारे बॉस की लविंग वाइफ है, देर सबेर जिसका पुलिस से वास्ता पड़ के ही रहेगा। लिहाजा मैं इस बाबत खामोश रहूँ? मैं तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहता और मामलों में बराबर करना चाहता हूँ। कभी दाव लगेगा तो करके रहूँगा। इस मामले में नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा ईमानदाराना जवाब है, क्या? लेट योर कॉन्शियंस बी योर गाइड। आइंदा 4 दिनों में पुलिस ने केस की तफ्तीश में बहुत तरक्की दिखाई, जिससे उन्होंने अभियुक्त को भी बेखबर नहीं रखा, जो कि उसको त्रस्त करने के लिए, उसका मनोबल गिराने के लिए पुलिस की सोची विचारी मनोवैज्ञानिक मूव थी। पुलिस की पड़ताल से क्योंकि मकवाना को बेखबर नहीं रखा गया था, इसलिए बाजरिया मकवाना मैं भी बेखबर नहीं था, क्योंकि कर्टसी इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव दिन में एक बार मेरी मकवाना से संक्षिप्त ही सही रोज़ मुलाकात हुई। शनिवार को दोपहर बाद कदरम विस्तृत मुलाकात का मन बनाकर मैं इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव की शरण में पहुंचा, जिसने एक बार फिर मेरी लाज रखी और मेरी मकवाना से मुलाकात कराना कबूल कर लिया। चंद और भी काबिल ज़िक्र बातें उसने मुझे बताई। एक बात बताओ, फिर वो बोला। पूछो। मकवाना से पुराने वाकिफ़ हो? वाकिफ़ तो पुराना हूँ, तभी जब से गोल मार्केट के स्टोर वाली लूट और कत्ल की वारदात वजूद में आई है, लेकिन मेरी वाकफियत कारोबारी है, क्योंकि मकवाना की सिफारिश पर मुलजिम अनिरुद्ध खनाल की बहन नताशा खनाल मेरी क्लाइंट बनी थी। कहने का मतलब ये है कि जाती तौर पर मैं उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता, फिर भी उसकी मौजूदा पोजीशन के बारे में अपना ख्याल तो जाहिर कर सकते हो। कैसा ख्याल?
किस बाबत? उसके कातिल होने की बाबत। वो कत्ल करा सकता है। दिल्ली शहर का हर बाशिंदा प्रेशर कुकर की तरह है, जिसका सेफ्टी वॉल्व कभी भी फेल हो सकता है और वो फट सकता है। प्रेशर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। यानी कि वो कत्ल करा सकता है। होने को क्या नहीं हो सकता इस फानी दुनिया में। क्यों भाई, सीधा जवाब देना नहीं सीखा? यादव साहब, तुम भूल रहे हो कि वो शख्स मेरा क्लाइंट है। उसने मेरे पर एतबार दिखाया है। उसके हक में मैं ऐसा कुछ खोज निकालूंगा जो कि उसे बेगुनाह साबित करने में मददगार साबित होगा। मैं अपना पहला कदम ही अपने क्लाइंट को गुनहगार मानकर उठाऊंगा तो कैसे बीतेगी? ठीक है, मैं जवाब के लिए जोर नहीं देता, लेकिन एक काम करना। क्या? उसे राय देना। अगर वो गुनहगार है तो गुनाह कबूल करने में ही उसकी गति है। तब मैं भी कोशिश करूँगा उसे कम से कम सज़ा हो, और मजिस्ट्रेट भी बरादरी भाई होने के नाते उसका लिहाज करेगा। समझे? हाँ, जा मिल लो उससे जाकर। मेरी मकवाना से मुलाकात हुई। मुझे वो पिछले रोज़ से ज़्यादा हड़कान और परेशान लगा। क्या खबर है? वो आशापूर्ण स्वर में बोला। अभी कोई खबर नहीं है। उम्मीद है कि तुम कुछ कर सकोगे? क्यों नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। एक बात बताओ। पूछिए। तुम्हारे ख्याल से मैं कत्ल करा सकता हूँ? अरे कैसा इत्तेफाक है। एन यही सवाल अभी 5 मिनट पहले इंस्पेक्टर यादव ने मुझसे पूछा था। तुमने क्या जवाब दिया था? वकील साहब, ऐसा सवाल आप मेरे से क्यों पूछते हैं जिसका जवाब आपसे बेहतर फिर कोई जानता नहीं? फिर भी आप वकील हैं, बड़े वकील हैं। आप जैसी दुश्वारी के हवाले कई क्लाइंट आपकी शरण में आए होंगे। वो भी तो आपसे ये सवाल करते होंगे। तब आप क्या जवाब देते थे? कभी किसी को बोला आपने कि हाँ भाई, मेरे ख्याल से तू बराबर कत्ल करा सकता है? वो खामोश रहा। मति भ्रष्ट हो जाए, विवेक से नाता टूट जाए तो ऐसी हरकत कोई भी कर सकता है। अब आप ही बताइए, आपकी मति भ्रष्ट थी? आपका विवेक से नाता टूटा था? नहीं। तो मेरा यही जवाब है। इंस्पेक्टर यादव का आपके लिए मशवरा है। अपना गुनाह कबूल कर लेने से आप सस्ते में छूटेंगे। कौन सा गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर भी सवाल करते हैं कि आप कत्ल करा सकते हैं। अरे वो हाइपोथेटिकल सवाल था। मेरा जवाब है आप बेहतर जानते हैं। उल्टे आप मुझे बताइए, क्या आपने कत्ल कराया है? नहीं। जिस मर्जी की कसम उठवा लो, अग्रवाल के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन हर बात आपके खिलाफ है। वही तो मेरी बदकिस्मती है। इसी वजह से तो गिरफ्तार हूँ। आपकी जानकारी के लिए विष्णु शुक्ला ने पुलिस को एक नया बयान दिया है। अच्छा, अब क्या कहता है वो? वो कहता है पिछले इतवार को आप करनाल पहुँचे थे और जेल में उससे मिले थे। ये क्या बड़ी बात है? ये तो रिकॉर्ड में दर्ज है। जेल में बंद किसी कैदी से, वो भी फांसी की सज़ा पाए कैदी से, कोई बाहरी आदमी छुप के मिल सकता है? ऐसी मुलाकात क्या कोई चाहकर भी छुपा सकता है, या मैंने छुपाने की कोशिश की? अरे आप सुनिए तो सही। सुनिए तो रहा हूँ। नहीं सुन रहे ना? सुना रहे हैं आप तो। अच्छा बोलो भाई। पहले आपने खुद कहा था आपकी उससे मुलाकात की कोई मर्जी नहीं थी। जिस आदमी ने आपको जान से मार डालने की धमकी दी थी उससे आपका कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उससे मिलने आप करनाल पहुंच गए। तब पहुंच गए जबकि आपका भेजा सुबीर निगम उससे मिल के आ भी चुका था। ऐसा क्यों? वो मुझे उत्सुकता थी। आपको उत्सुकता थी? आपने बोला था ऐसा, इसलिए आपने निगम को भेजा था। आपका भेजा वो करनाल गया, शुक्ला से मिला, लौट कर आपको रिपोर्ट दी। इतने से आपकी उत्सुकता शांत नहीं हुई? भाई तुम तो खामा बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैंने ये भी कहा था कि अपनी मसरूफियात की वजह से मैं करनाल नहीं जा सका था। इतवार सुबह मैं खाली था, इसलिए चला गया था। वो काम करने चले गए थे जो पहले ही हो चुका था। भाई समझ लो, मेरी कॉन्शियंस हर्ट कर रही थी। मुझे एहसास हो रहा था एक मौत के करीब पहुंचे आदमी की आखिरी ख्वाहिश पर मुझे खुद अमल करना चाहिए था ना, भले ही मुझे उससे कितनी शिकायत थी। इसलिए इतवार को आप करनाल गए? हाँ भाई। उससे क्या बात हुई? भाई कोई ख़ास बात नहीं हुई, कोई नई बात भी नहीं हुई। उसने उन्हीं बातों को दोहराया जो मैं निगम की ज़बानी पहले ही सुन चुका था। वो तो कहता है कि ख़ास बात हुई। क्या क्या ख़ास बात हुई? वो कहता है अपनी उस विजिट के दौरान ही आपने उसके सामने अग्रवाल के कत्ल की बात रखी थी। गलत कहता है। आपके पास मौका था इस पेशकश का। ऐसा मौका औरों के पास भी था। तुम भूल रहे हो। सोमवार को कोर्ट में मजिस्ट्रेट 10 बजे पहुंचा था।
लेकिन और सब 9:30 बजे ही वहाँ मौजूद थे और बेरोक टोक एक दूसरे से फ्रीली मिक्स हो रहे थे। उस आधे घंटे के दौरान कोई भी विष्णु शुक्ला से कुछ भी बात कर सकता था, बमय वो पेशकश जो वो कहता है इतवार जो करनाल जेल में मैंने की थी। वो षड्यंत्र रचने के लिए जो प्राइवेसी और खुला वक्त आपको करनाल जेल में हासिल था, वो किसी और को पटियाला हाउस कोर्ट में हासिल नहीं था ना। मैंने जेल में उसके साथ षड्यंत्र रचा? भाई ये उसका दावा है, कहता है आपने उससे साफ पूछा था कि अग्रवाल को दी धमकी पर क्या वो अभी भी खड़ा उतर कर दिखाना चाहता था। तुम भूल रहे हो कोली, वो धमकी मुझे भी थी। आप ऐसा कहते हैं, गलत कहता हूँ? सर सॉरी, गलत कहते हो सकते हैं। शुक्ला ने अग्रवाल को कोर्ट में सरेआम धमकी दी थी जिसके गवाह थे। ऐसी धमकी उसने आपको भी दी थी, ये सिर्फ आप कहते हैं, गवाह कोई नहीं है। वो हक बकाया सा मेरा मुंह देखने लगा। तुम किसकी तरफ हो भाई तुम? मैं सरासर आपकी तरफ हूँ सर, इसलिए आपको हालात से वाकिफ करा रहा हूँ। अच्छा, आगे? आपके सवाल के जवाब में शुक्ला ने कहा था कि अगर वो ऐसा कर पाता तो खुशी खुशी मरता। तब वो कहता है कि आपने उसे कहा था आप कोर्ट में कार्यवाही के दौरान किसी वक्त उसे एक गन थमा देंगे, लेकिन उसे वादा करना होगा कि इस बाबत वो अपनी जबान नहीं खोलेगा। और इडियट नंबर 1 ने, जो कि तुम्हारे पास बैठा है, अपनी ही मिल्कियत गन उसे थमा दी। सर, ये आपकी बहुत स्मार्ट मूव थी जो कि आपको ही सूझ सकती थी, क्योंकि आप वकील हैं ना, आपने आला दिमाग पाया है। आप कोई और गन कहीं से मुहैया कराते, खुद करते या किसी के जरिए करते तो वही शख्स आपके खिलाफ गवाह बन के खड़ा हो सकता था। ऐसे किसी खतरे से 100% बरी होने के लिए ही आपने अपनी खुद की गन को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया। आपने ऑफिस के मेन डोर के लॉक पर और अपनी ऑफिस टेबल के लॉक पर ऐसी खरोंचें खुद बनाई जैसा कि वो काम किसी चोर का हो, जो कि रिवॉल्वर की चोरी के मिशन से ही जबरन आपके ऑफिस में घुसा हो। यूँ आपने अपनी खुद की रिवॉल्वर को अलाए कत्ल बन जाने दिया। आपने विष्णु शुक्ला से वादा लिया था कि वो आपकी बाबत अपनी ज़बान नहीं खोलेगा। वो कभी ये बात अपनी ज़बान पर नहीं लाएगा कि कोर्ट में उसे गन आपने सौंपी थी, इसलिए आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठने वाली थी। पुलिस रिवॉल्वर का रजिस्ट्रेशन ट्रेस करके मालूम करती तो चोरी के स्पष्ट सबूत मिलते। लिहाजा आप पर ज़रा भी शक करने की जगह पुलिस उस चोर की तलाश में जुट जाती जिसने आपके ऑफिस में चोरी करके अदालत में गन शुक्ला को मुहैया कराई, और जो उन्हें कभी ना मिलता। लेकिन आपकी इतनी ब्रिलियंट स्कीम इसलिए आपके काम नहीं आई क्योंकि शुक्ला ने वादा खिलाफी की। उसे गन मुहैया कराने वाले शख्स के तौर पर डंके की चोट उसने आपका नाम ले लिया। कोहली, ये तुम कह रहे हो? सर, मैं नहीं कह रहा, पुलिस कह रही है। गन की बाबत पुलिस की सोच की मैं आपको खबर कर रहा हूँ। मैं आपको खबर कर रहा हूँ कि पुलिस आपके स्मार्ट मूव को भेज चुकी है कि इतना मूर्ख कोई नहीं हो सकता कि अपनी ही गन के अलाए कत्ल बनने का सामान करे। आप तो फिर एक शातिर आला दिमाग वकील हैं। ओह, अब आप ही देख सकते हैं कि पुलिस के पास आपके खिलाफ सब कुछ है सिवाय कत्ल के उद्देश्य के, और इस खाली खाने की पूर्ति आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुहासिनी मकवाना ने कर दी है। क्या? पुलिस ने आपकी पत्नी को सिंगापुर में ट्रेस किया है और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसका बयान हासिल किया है। मुहावरे की ज़बान में कहा जाए, आपकी बीवी ने आपके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। क्या कहा है उसने? उसने मकतूल एडवोकेट एसएल अग्रवाल के साथ अपने अफेयर की बात कबूल की है। कबूल किया है कि एक अरसे से उन दोनों में अवैध संबंध स्थापित थे और अब आपकी बीवी आपसे तलाक चाहती थी ताकि वो आपसे आज़ाद होकर अग्रवाल से शादी कर पाती। कबूल किया है कि उसकी मंशा की आपको बखूबी खबर थी और तलाक हासिल करने के सिलसिले में ही वो सिंगापुर गई थी। अपने बयान में उसने साफ दर्ज कराया है कि तलाक की बात पर आप बहुत भड़के थे और गरज गरज कर कहने लगे थे, जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामी को। ओह, अब आप बताइए, क्या ये सच नहीं कि आपकी बीवी के तलाक के इरादे की आपको खबर थी और आपने ये धमकी दी थी कि वो नौबत आने से पहले आप अग्रवाल को जान से मार देंगे? सच है भाई, वो हद तक की चोट खाया गुस्साए हुए शख्स का प्रलाप था। किसी भी भड़के हुए शख्स की जुबान से ऐसी धमकी निकल ही जाती है, लेकिन जब गुस्सा उतरता है तो बात आई गई भी तो हो जाती है। आपके केस में आई गई नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? बराबर हुई।
सबूत ये है कि मैंने तलाक के लिए हामी भर दी थी, तभी तो वो आइंदा इंतजाम करने के लिए सिंगापुर गई थी जहाँ की हमारी शादी हुई थी। वो हामी भी तो आपकी चाल हो सकती थी सर, पत्नी को गुमराह करने की चाल थी। आपने तलाक के लिए हामी भरी थी, लेकिन जैसा कि आप अब कहते हैं, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। आपकी बीवी ने भी अपने बयान में कहा है कि उसे इस बात का कतई यकीन नहीं आया था कि आपने गुस्सा थूक दिया था। उसको पूरा पूरा शक था कि आपके सर पर खून सवार था और अग्रवाल की जान को नुकसान पहुंचाने की कोई जुगत करने से आप बाज नहीं आने वाले थे। मकवाना साहब, पुलिस की दरख्वास्त पर आपकी बीवी फ़ौरन इंडिया पहुंच रही है। इंस्पेक्टर यादव का, जिसने कि उसके साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की थी, कहना है कि गवाह के कटघरे में खड़े होकर जब वो आपके खिलाफ बयान देगी ना, तो अकेला उसका बयान ही आपकी आइंदा ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लगाने के लिए काफ़ी होगा। ओह, इसलिए उसकी आपको नेक राय है। अपना गुनाह कबूल कर लेने में ही आपकी गति है। मुझे उसकी राय से इत्तेफाक है, लेकिन मुझे अफसोस है मैं इस राय पर अमल नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कबूल करने लायक गुनाह मैंने किया ही नहीं है। आपने अग्रवाल को जान से मार डालने की घोषणा नहीं की थी भाई, लेकिन एक ख़ास माहौल में। एक जान का क्या है, भड़के हुए लोग तो वंशनाश कर देने की घोषणा करने लगते हैं, लेकिन असल में कोई ऐसा कर पाता है? लेकिन कोई तो करता है। वो कोई मैं नहीं हूँ। जब आप भड़के हुए नहीं थे, अग्रवाल की बाबत आपके ख्यालात तब भी कम खतरनाक नहीं थे सर। जब मैंने आपसे पूछा था कि अग्रवाल कैसा आदमी था, तो याद कीजिए आपने किन लफ्ज़ों में उसका खाका मेरे सामने खींचा था। कमीना, खुंदकी, झगड़ालू, यार मार, पीठ में खंजर भौंकने वाला, स्फेरिकल सन ऑफ बिच। याद आया? तब मैं नशे में था। नशे में ही मन के असली उद्गार ज़बान पर आते हैं। अब मैं क्या कहूँ? पुलिस को, कोर्ट को विश्वास दिलाना आसान नहीं होगा कि आपने अग्रवाल को जान से मार देने की खाली धमकी जारी की थी, उस पर अमल नहीं किया था। मालूम है मुझे, आपके खिलाफ बहुत मजबूत केस है। मेरी बदकिस्मती है, अग्रवाल के कत्ल के केस में अगर मेरे को सज़ा हुई तो ये पहला मौका नहीं होगा जब ये कोर्ट से गलत फैसला हुआ हो, उसने बेगुनाह को सज़ा सुनाई हो। दुआ कीजिए ऐसा ना हो। मैं दुआ करता हूँ, तुम कोशिश करो। करोगे? जी सर, बिल्कुल, पूरी। मैंने बतौर पीडी तुम्हें रिटेन किया है, लेकिन तुम्हारी कोई फ़ीस नहीं भरी, पूछी तक नहीं। क्या चार्ज करते हो आपको मालूम है? नहीं मालूम भाई। अगर तुम्हारा इशारा नताशा खनाल के केस की तरफ है तो मैंने उससे कभी नहीं पूछा था उसका तुम्हारे से क्या आर्थिक समझौता था। 5,000 रोज़ जमा खर्चे, कम से कम 35,000। कोली, तुम मुझे सांसद से निजात दिला के दिखाओ, मुझे बेगुनाह साबित कर सकने वाला कोई सबूत पैदा करके दिखाओ। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। जी, एडवांस में। मेरी सेक्रेटरी से चेक बनवा के लाना, मैं साइन कर दूंगा। थैंक यू सर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो वकील अपने क्लाइंट से कहते हैं, और वकीलों की तरह मैं अपने क्लाइंट से कहता हूँ। क्या? क्लाइंट और पीडी का रिश्ता मरीज़ और डॉक्टर जैसा होता है। जैसे मरीज़ को डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, वैसे ही क्लाइंट को पीडी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जैसे डॉक्टर से रोग के लक्षण छुपाने से मर्ज का गलत निदान होता है, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, वैसी पीडी से हकीकत छुपाना जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई क्वाइट अंडरस्टैंड। मेरा अग्रवाल के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। दिस इज़ गॉड्स ट्रूथ। मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं कुछ परिस्थिति जन्य सबूतों का और विष्णु शुक्ला की गलत बयानी का शिकार हूँ। उसने क्यों आपकी तरफ उंगली उठाई? अब इसके सिवाय और कोई वजह नहीं हो सकती कि वो मेरे से भी बदला उतारना चाहता था, लेकिन तुम्हें इस बात पर यकीन ही नहीं है। अग्रवाल जैसी धमकी उसने मुझे भी दी थी। मुझे आपकी हर बात पर पूरा यकीन है। आपकी हर बात पर यकीन करना मेरा फ़र्ज़ है। वो बात मैंने आपको ये जताने के लिए कही थी कि आप साबित नहीं कर सकते कि शुक्ला की धमकी की तलवार अग्रवाल की तरह आपके सर पर भी लटक रही थी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। आप कोई वकील करेंगे? नहीं, अपना केस खुद लड़ेंगे? हाँ भाई, मैं खुद उस कमीने शुक्ला को क्रॉस एग्जामिन करूँगा और उसे कबूलवा के रहूँगा। उसने झूठ बोला था, गन उसे मैंने दी थी। मैं ऐसा ना कर सका ना तो समझूंगा मैं कुछ भी वकील नहीं हूँ। मैं आपके आत्मविश्वास की दाद देता हूँ। तुम किसी ना किसी तरीके से उस शख्स का पता लगाओ
जिसने मेरे ऑफिस से मेरी रिवॉल्वर चुराई, क्योंकि शुक्ला को गन सौंपने वाला या तो खुद वही शख्स होगा या उसने चोरी किसी दूसरे शख्स के लिए की होगी। जिस शख्स ने गन खुद चोरी की और आगे शुक्ला को सौंपी, या किसी चोर से चोरी करवाई और आगे शुक्ला को सौंपी, वो होगा उन्हीं लोगों में तो कोई जो सोमवार सुबह अदालत में मौजूद थे। कोहली, ये तुम्हारे पास बड़ी लीड है, यूं तुम्हारी पड़ताल का दायरा सिकुड़ जाता है। मुझे इस बात का पहले से एहसास है और सोमवार सुबह कोर्ट में मौजूद हर आदमी की पड़ताल पहले से जारी है। वेरी गुड, अभी जाता हूँ। वकील ने सहमति में सर हिलाया। शाम को मेरे फेवरेट बार कोजी कॉर्नर में मेरी मुकुंद लाल से मुलाकात हुई। विस्की पिएगा? पिलाएगा तो क्यों नहीं पीऊँगा, लेकिन बाद में, पहले काम की बात। एक बात कहूँ मुकुंद लाल, दिल से। क्या? नौकरी पर बहाली की चिट्ठी मिलते ही तेरे मिजाज में पहली तब्दीली आ गई है। इस तब्दीली का आइंदा बरकरार रखेगा ना तो सुखी रहेगा। हाँ यार, मेरी मर्जी है तो सही सुखी रहने की, इसलिए मैंने तय किया है कि अब कभी रिश्वत नहीं लेगा। अरे लेते पकड़ा नहीं जाऊंगा। लानत, तेरे में क्या तब्दीली आएगी, तू तो कुत्ते की दुम है। मैंने तेरी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि तूने सच बात कही। अब छोड़ किस्सा, सुन जो मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुना। सोमवार सुबह पटियाला हाउस के उस कोर्ट में जिसमें कि वारदात हुई थी, 8 जने तो वो मौजूद थे जिनके कि तूने मुझे नाम लिखा है। एक नौबत तू खुद था, लेकिन तेरा जिक्र बेकार है। उनके अलावा वहाँ 6 पुलिस वाले थे, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही हवलदार। इंस्पेक्टर का नाम तुझे मालूम था, यादव। हाँ, बाकी पुलिसियों के मैंने पता कर लिए थे। और वहाँ मजिस्ट्रेट और उसका स्टाफ, अर्दरी, क्लर्क, स्टेनो वगैरह था। मजिस्ट्रेट और उसके स्टाफ को मैं खारिज कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अलग कटघरे में होते हैं ना, उससे बाहर नहीं आते। एक क्लर्क आता है जो कि गवाह को शपथ दिलवाता है। ठीक, लेकिन शपथ ग्रहण बड़ी हद तक मिनट का काम होता है, जिसे अंजाम देकर वो वापस अपने कटघरे वापस चला जाता है। हाँ, आगे बता। इंस्पेक्टर यादव समेत मैंने सारे पुलिस वालों को चेक किया, बड़ी बारीकी से चेक किया है। ऐसी बारीकी से चेक किया जैसे कोई पुलिस वाला ही कर सकता है। कोहली, मेरा यकीन कर, उनमें से किसी ने गवाह को रिवॉल्वर नहीं सरकाई हो सकती। किया? गोविंद चावला ने भी नहीं। वो बड़ा साधु स्वभाव का आदमी है, जवान बेटे के गम का मारा वैसे अधमरा हुआ है। दूसरे, उसकी एसएल अग्रवाल से कोई अदावत नुमाया नहीं। तीसरे, उसका विष्णु शुक्ला से कोई लिंक मुमकिन नहीं। और चौथे, अगर वो यूं किसी की जान लेने का तमन्ना ही होता तो अनिरुद्ध खनाल की लेता, जिसे कि वो अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था। वो तब ऐसी कोई कोशिश करता या करवाता जबकि मूल रूप से अनिरुद्ध खनाल पर मुकदमा चला था। ठीक, उसे भी कट किया। आगे? अनिरुद्ध खनाल को भी कट कर। जो शख्स उसका संकट मोचन बनकर सामने आया था, जो उसकी बला अपने सर ले रहा था, उसके साथ वो कत्ल की कोई साजिश कैसे रच सकता था? विष्णु शुक्ला की जान बच गई, पुलिस वालों ने उसकी धुनाई करके ही तसल्ली कर ली, वरना शूटिंग करता वो खुद भी शूट किया जा सकता था। अपने हक में सुनवाई की शुरुआत में ही अनिरुद्ध खनाल शुक्ला का परलोक सिधार जाना कैसे अफोर्ड कर सकता था? आज तू बड़ी सियानी बातें कर रहा है। ठीक है, मैंने उसका नाम भी काटा। आगे बढ़। बाकी बचे 4 जने। एक डिफेंस का वकील कपिल मकवाना, दूसरा उसका खास आदमी सुबीर निगम, तीसरा मकतूल सरकारी वकील का सहायक राजीव त्यागी और चौथी फैंसी मेम साहब नताशा खनाल। कोहली, इन 4 जनों पर मैंने खास तवज्जो दी है, इनकी मैंने खास पड़ताल की है। नताशा की तो तूने बड़ी की खासू खसात पहचान निकाली होगी। है ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? तेरी लाड़ तो सदा टपकती रहती है। अब तू मुझे भटका नहीं यार, सुनता है तो सुन, नहीं तो घूंट लगवा। अच्छा, सुना। अपनी तफ्तीश से मुझे मालूम हुआ कपिल मकवाना की बीवी बहुत हसीन है, खसम से नाखुश रहती है और खसम के हम पेशा एडवोकेट एसएल अग्रवाल से पूरी तरह से फिट है। इस मामले में तू मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, इसलिए जानता है ऐसी बेवफाई खून खराबे के अपने आप में वजह होती है। इसलिए अग्रवाल के कत्ल का सारा षड्यंत्र उसने रचा हो, ये कोई बड़ी बात नहीं।
उसने खुद अपनी रिवॉल्वर चोरी करी होने की स्टेज सेट की हो। आगे बढ़। वो तेरा क्लाइंट है, इसलिए मुझे उससे आगे बढ़ने को बोल रहा है। हाँ हाँ, यही समझ ले। अच्छा, तो क्लाइंट की बात सुन।